बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण से पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। इस पाठ में हम शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। तो इन्हीं 44 वर्णों के अंदर से हम किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण के साथ जोड़कर एक सही शब्द बना सकते हैं। आप यहाँ पर 3 चित्र देख रहे हैं। एक में बच्चा बुआ बोल रहा, दूसरा पेड़ है और तीसरा टोकरी है। टोकरी या डलिया भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है, इसमें कितने सारे अक्षरों को जोड़कर यानी वर्णों को जोड़कर ये शब्द बना है। तो यहाँ नीचे की ओर आप देख सकते हैं ब जोड़ उ जोड़ आ यानी बुआ। यहाँ ब में हलंत लगा है, अर्थात इसमें से स्वर को अलग किया गया है। उसके बाद प जोड़ ए ड़ जोड़ अ यानी पेड़। तो पेड़ को इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसमें 4 अक्षर जोड़े गए हैं। उसके बाद ट ओ जोड़ क जोड़ अ जोड़ र जोड़ ई यानी इसमें 6 अक्षरों को जोड़ा गया है, जिसमें से स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं। स्वरों की मात्राएं बनाई गई हैं और उनको लगाया गया है, और इस प्रकार व्यंजन और स्वरों की मात्राओं को जोड़कर इस प्रकार शब्द बना है जो टोकरी है। तो ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शब्द वे ही कहलाएंगे जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे शब्द बेकार हैं, निरर्थक हैं और वे शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शब्द की परिभाषा होगी इस प्रकार, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस परिभाषा में भी यह बताया गया है सार्थक मेल। सार्थक मेल का मतलब है सही क्रम में जोड़ना। मेल मतलब जोड़। तो इस प्रकार अगर हम उसका सही अर्थ निकाल पाएँ तो वैसे शब्दों को हम शब्द कहेंगे। शब्दों का वर्गीकरण तो इस प्रकार है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी किस तरह से उत्पत्ति हो रही है, किस तरह से वह उत्पन्न हो रहा है, उस आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि रचना यानी उसको किस तरह से बनाया गया है और उसकी बनावट कैसी है, उस आधार पर। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, यानी किस प्रकार हम उसको यूज कर सकते हैं, तो प्रयोग कर सकते हैं, तो उस आधार पर। तो ये 3 जो हैं वो उसके भाग हो गए शब्द के। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर ये जो भाग है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, यानी हम इस उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भाग में बांटते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द जो है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि यह क्या है। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी अपने उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वो संस्कृत में है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे उठकर चले आए हैं और उनका रूप नहीं बदला है, तो वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखें, यहाँ दिया हुआ है अग्नि, कार्य, नदी, प्रकाश, जल, क्षण, आनंद आदि। तो ये सभी संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। संस्कृत में भी इनका यही रूप था और हिंदी में भी ये इसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि तत्सम शब्द क्या है। उसके बाद है तद्भव शब्द।
संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, यानी संस्कृत भाषा से वे शब्द लिए गए हैं हिंदी में जिनका रूप बदल गया हो, अपनी सुविधा के हिसाब से उनका रूप बदल दिया गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आप सभी जान लें कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत एक देव भाषा है और उसी से हिंदी का जन्म हुआ है। तो हिंदी में जितने भी शब्द हैं या तो वो संस्कृत से उसी रूप में आए हैं या उनका रूप परिवर्तित हो गया समय और काल के हिसाब से अपनी सुविधा के लिए। तो जिनका रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कान, तो संस्कृत में यह कर्ण था जिसको बदलकर कान हम कहते हैं। अंधकार को अंधेरा, अग्नि को आग, सूर्य को सूरज, सर्प को सांप। तो ये संस्कृत वाले ऐसे शब्दों से बदले हुए रूप हैं, इनको हम तद्भव शब्द कहेंगे। उसके बाद है ये, आप देखें किस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों को आप याद कर सकते हैं और इनके बदले हुए रूपों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तत्सम से बदलकर तद्भव बना और यह हिंदी में इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अंध से अंधा, कर्म से काम, माता का माँ, दुग्ध का दूध, लोक का लोग, त्वरित का तुरंत, सत्य का सच, सायं का शाम, हस्त का हाथ, चंद्र का चांद। तो तत्सम और तद्भव का जो अंतर और मेल है ये आप समझ गए। उसके बाद है तीसरा देशज और चौथा विदेशज। देशज में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पत्थर, गाड़ी, रोटी, थैला, पगड़ी, पैसा आदि। ये हमारी देसी भाषाओं से लिए गए हैं, प्रांतीय भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से, या कह सकते हैं हमारी गांव की भाषा जो है, घरेलू भाषा हमारी, उससे ली गई है। ये सारे शब्द हिंदी में ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है विदेशज शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। तो आप ये जान लें, हमारे देश में बहुत सी सभ्यताओं ने आकर वास किया और वो अपने साथ अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृति लेकर आए। तो उनकी भाषाओं के ऐसे बहुत से शब्द हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए और पूरी तरह से घुल मिल गए और बाद में जाकर इनका अंग बन गए, इनका भाग हो गए। तो वैसे शब्द ही विदेशज शब्द कहलाए, जैसे चाकू, गर्दन, कार्टून, कॉलेज, किताब आदि। ये सभी अलग अलग देश की भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आइए कुछ देशज और विदेशज शब्दों को याद करें। इस प्रकार हैं, ये तालिका आप देख रहे हैं, ये देशज शब्द की तालिका है और ये विदेशज शब्द की तालिका है। इनको आप ज़रूर याद कर लें। उसके बाद है दूसरा भाग, रचना या बनावट के आधार पर, यानी किस तरह से उनकी रचना हुई है शब्दों की, उनका बनावट क्या है। तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द है जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप उन्हें तोड़ दें तो उनका कोई शब्द नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो वैसे शब्दों को हम रूढ़ कहेंगे। जैसे हाथी, हाथी को अगर तोड़ दे, हा अलग थी अलग, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसके बाद घर, मोर, रोटी, तो ऐसे शब्द आदि जितने भी हैं वो सभी रूढ़ कहलाएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों 2 अक्षर वाले ये शब्द हैं, इनको अगर हम अलग अलग कर दें तो अलग होने पर इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद है यौगिक शब्द। 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर 2 पूर्ण शब्दों को लिया गया है, जैसे
रसोई, रसोई अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और ये घर, घर भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। तो ये दोनों शब्दों को अगर हम मिला दें तो एक नया शब्द बनेगा रसोई घर, तो जिसका एक अलग ही अर्थ होगा। तो रसोई का अर्थ अलग है, घर का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों को मिला दें तो एक जो शब्द बना उसका एक अलग अर्थ हो गया। उसी प्रकार रेल गाड़ी, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनको अगर हम मिला दें तो बना रेल गाड़ी। उसके बाद पाठशाला, पाठ अलग है, शाला शब्द अलग है, लेकिन दोनों को मिला दें तो बन गया पाठशाला, जिसका अर्थ हुआ विद्यालय। उसके बाद पुस्तक, एक शब्द है और दूसरा शब्द है आलय, दोनों को मिला दें तो बन गया पुस्तकालय, यानी पुस्तक का घर। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो शब्दों को मिलाने पर एक नया शब्द बना और उसका एक अलग ही अर्थ निकला। तो ऐसे शब्दों को बोलेंगे यौगिक शब्द, क्योंकि दो शब्दों के योग से बने हैं। उसके बाद हो गया योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के प्रत्येक टुकड़ों का एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें कि मान लीजिए किसी शब्द को हम दो टुकड़ों में बांट दें और दोनों टुकड़ों का अपना अपना एक विशेष अर्थ हो, तो उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द हुआ जिसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है नील और दूसरा कंठ। इन दोनों का अपना अपना एक विशेष अर्थ है। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो शब्द बना उसका भी एक विशेष अर्थ हो गया, जैसे नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी। उसी प्रकार दशानन यानी 10 आनन, यानी 10 यानी 10 और आनन यानी मुख, सिर, तो 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो ये जो दशानन है इसका एक विशेष अर्थ क्या हुआ, रावण, और नीलकंठ का विशेष अर्थ हो गया शिव जी। तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर अब हम तीसरा जो भाग है वो देखेंगे, जो है प्रयोग के आधार पर। हमने रचना और बनावट के आधार पर जान लिया, पहला देखा उत्पत्ति के आधार पर भी, उसके बाद प्रयोग के आधार पर, यानी किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं इसको। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, तो हम दो तरह से शब्दों को यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, यानी जो शब्द वाक्य में लिंग जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन और कारक के हिसाब से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। और जो शब्द नहीं बदलते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। उसके बाद हम वाक्य के बारे में जानेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार शब्दों को वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, वैसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है, एक शुद्ध वाक्य बनेगा। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है कि सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। वाक्य के भी भाग होते हैं, वो दो होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है कि मछलियाँ तालाब में तैर रही है, यहाँ मछलियाँ उद्देश्य हो गया और तालाब में तैर रही विधेय हो गया। तो वाक्य के यहाँ पर प्रकार भी दिए गए हैं, ये 3 प्रकार के हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें केवल एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहेंगे। यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं, जैसे पानी बरस रहा है, और यहाँ पर और भी 2 उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद है संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य से ही उसका अर्थ पता चल रहा है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हों उनको संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप उनके उदाहरण देख रहे हैं। उसके बाद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं और उन्हें इसलिए मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर भी आप उसके उदाहरण देख रहे हैं। तो आप इनको अवश्य अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और इनके अभ्यास प्रश्न बनाएं।